concerned. Now I just Yes, move on. thank you. Thank you, sir. Now I move on to our third panelist, Dr. Sanjay Biyani साहब. सर, मैं आपसे अभी कुछ देर पहले बोला था कि आपको मैंने बहुत सुना हुआ है एफएम चैनल पर जी, और आप हर साल एक नई टैगलाइन लेके आते हैं जो कि हर इंसान के अंदर, हम तो चलो ठीक है फैकल्टी मेंबर्स हैं, बट हमें भी बहुत रोमांच होता है और हम वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू द न्यू एकेडमिक सेशन कि इस बार बियानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की नई टैगलाइन क्या होने वाली है. हमेशा एक्साइटमेंट रहता है एज अ टीचर फॉर मी. सो इस बार जो एक नई टैगलाइन सुनने में आ रही है वो आ रही है, नौकरी लेना नहीं, अब नौकरी देना है. तो इस बारे में बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की क्या सोच है? वेरी नाइस. मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा अगर एलैबोरेट कर सकें फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑडियंस. वेरी नाइस. थैंक यू संजीव जी. मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूं कि कल रात को 2 बजे हमारे को एक शानदार इन्फॉर्मेशन मिली कि इंडिया फाइनल में है. बधाई हो आप सब लोगों को, हम ताली बजाएं. इंडिया शाइनिंग. एक हमारा जमाना था जब हम आपकी उम्र में थे, कपिल देव और सुनील गावस्कर मैदान में उतरते थे, और आज जो खेलने का स्तर बदला है, एक नई और युवा सोच जो हमारी इस टीम के अंदर आई है, जो वर्ल्ड क्लास और लीडरशिप हमारे अंदर आई है, मुझे लगता है ये एक जमाना बदलने की तरफ बढ़ रहा है और हिंदुस्तान शाइनिंग की तरफ बढ़ रहा है. और हम एक शानदार इकोनॉमी और एक शानदार वर्ल्ड पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं. और ये सब बढ़ेगा जब हम सब लोग युवा अपनी सोच को बदलेंगे. सो मैं पुनः एक बार आप सब लोगों को बधाई देता हूँ. और मेरे को एक सबसे अच्छी बात तो ये लग रही है कि कंटिन्यूस आप लोग सुनने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके अंदर जो ये सुनने वाली जो क्षमता है, यही ईश्वर है. और जिसको सुनना आता है वो सब कुछ कर सकता है. जिसमें धैर्य है, जिसमें श्रवण करने की कैपेसिटी है, मुझे लगता है वो तो दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकता है. क्योंकि ज्ञान आता है सुनने से, विद्या आती है सुनने से, संस्कार आते हैं सुनने से, टेक्नोलॉजी आती है सुनने और समझने से. सो सुनने की जो क्षमता आप लोगों में अभूतपूर्व है, तो सबसे पहले तो आपके अंदर बैठे ईश्वर को प्रणाम करता हूँ. थैंक यू सो मच. यू ऑल आर शाइनिंग. दूसरा मैं बधाई देना चाहता हूँ, हमारे बीच में अरोड़ा साहब बैठे हैं और आप में इतनी ज़बरदस्त लिसनिंग क्षमता है. एज IAS आप हमेशा आप डिक्टेशन देते रहे, बोलते रहे, पर आप इतना अच्छा सुन भी सकते हैं. आई एम सरप्राइजिंग एंड आई एम सैल्यूट यू. थैंक यू सो मच सर. रिगार्ड्स. सर आपने पूछा कि देखिए कि हर इंस्टीट्यूशन, मैंने कहा जमाना बदलता है जब सोच बदलती है. जब बिल्डिंग बदलती है तब जमाना नहीं बदलता. जमाना बदलता है जब सोच बदलती है. हमने एजुकेशन में वो 3 इडियट मूवी वाली सोच बना रखी है. हम वास्तव में इडियट्स बना रहे हैं. हम सब लोग क्रेमिंग करवा रहे हैं, हम सब लोग सिलेबस करवा रहे हैं, हम सब लोग किताबें पढ़ा रहे हैं. और जो फैकल्टी मेंबर है वो भी वो किताबें पढ़े थे, वो भी वही किताबें पढ़ा रहे हैं. वो किताबें 50 साल पुरानी हो गई. परिस्थिति बदलती जा रही है. मुझे लगता है कि अगर वास्तव में हमारे को हिंदुस्तान को अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था बनानी है, तो नौकरी लेने की मानसिकता को बदलना पड़ेगा और नौकरी देने की मानसिकता को बनाना पड़ेगा. नौकरी देने की मानसिकता को बजाना पड़ेगा. क्योंकि मुझे लगता है कि ये इकोनॉमी तभी ग्रो होगी. और आज हम देखें जहां भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में लाइन लगी है, सबको नौकरी, सरकारी नौकरी, सेफ्टी. अरे जंगल में शेर निकलता है, कहाँ सिक्योरिटी है? लोमड़ी, कहाँ सिक्योरिटी है? सबको संघर्ष करना पड़ता है यहाँ. क्यों नहीं हम सीखें? क्यों नहीं हम रिस्क ले? क्यों नहीं हमारे अंदर क्षमताओं को हम निखारें? मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी प्राइवेट एम्प्लॉय से ज़्यादा सीखता है. मुझे तो लगता है उसमें जंग लग जाता है, वो तो एक सिस्टम में आ जाता है. और वास्तव में अगर एक शानदार जिंदगी जीनी है तो खतरे उठाने पड़ते हैं, सीखना पड़ता है, खतरे मोल लेने पड़ते हैं. और मुझे लगता है उसी से इंसान का विकास भी होता है. जो सीखेगा वही जीतेगा, जो संघर्ष करेगा वही जीतेगा. इसलिए बहुत जरूरी है कि अब इस पुरानी मानसिकता को हटाया जाए. और नौकरी लेने की नहीं, नौकरी देने की. मैं 100 लोगों को नौकरियां दूंगा, मैं 1000 लोगों को नौकरियां दूंगा. अगर ये जज्बा अगर युवाओं के अंदर तैयार हो गया तो कहाँ फिर बेरोजगारी रहने वाली है हिंदुस्तान के अंदर. आज हमारी सबसे बड़ी समस्या सरकार दूर नहीं कर सकती, ये सोच दूर कर सकती है जिसमें हम नौकरी लेने की नहीं बल्कि नौकरी देने की सोचें. तो इस बार जो मेरा एजेंडा है, क्योंकि मेरे को कभी CA, आज से 30 साल पहले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था,
और मुझे बहुत सारे ऑफर आए थे कि 5 लाख 10 लाख का पैकेज, उस समय 30 साल पहले। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं कहीं नौकरी करूँगा, और मैंने संघर्ष किया। मैंने 10 साल तक अपना काम करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कोर्सेज पढ़ाए, और 10 साल लगातार 12-12 घंटे पढ़ाने के बाद मैंने कुछ अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव की। और उसके बाद पिछले 17 सालों से हम डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करते जा रहे हैं। हमें सरकार से संघर्ष करना पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी से संघर्ष करना पड़ता है, नेताओं से संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि पिताजी नेता नहीं थे, क्योंकि पिताजी के पास बहुत सारी पैसा नहीं था। तो हमने जो संघर्ष किया, मुझे लगता है उस संघर्ष ने मुझे सिखाया, उस एंटरप्राइजिंग क्षमता ने मुझे सिखाया। और मुझे इसलिए लगता है कि जो चीज़ मैं सीख गया, मैं युवाओं को भी सिखा सकता हूँ। जिस रास्ते मैं चल चुका हूँ, उस रास्ते में इनको भी चला सकता हूँ। मैम ने कहा कि गर्ल्स, मेरा मानना है वास्तव में गर्ल्स हमारी देश की ताकत है। मुझे अच्छा लगा जब अभी 50% रिजर्वेशन कुछ टीचिंग पोस्ट के लिए गर्ल्स को दिया गया। मुझे अच्छा लगता है कि गर्ल्स को जो है अब बढ़ावा मिल रहा है, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान तब भी बदलेगा जब गर्ल्स बढ़ेगी, जब गर्ल्स एजुकेशन पे काम किया जाएगा, जब गर्ल्स बराबर की क्षमता में आकर काम करेगी। आप बोल रहे हो इससे क्या होगा, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यह है कि भावनाएं आएगी। आज देश की तरक्की कब होगी? जब देश प्रेम आएगा, जब भावनाओं की प्रबलता होगी, क्योंकि जो आदमी ज़्यादा लॉजिकल वो उतना ही ज़्यादा करप्ट होता है। मेरे को लगता है मैन इज़ मोर लॉजिकल एंड फीमेल आर मोर इमोशनल। इमोशन से दुनिया बनी है, इमोशन से देश आज़ाद हुआ है, इमोशन से व्यवस्थाएं बदलती है, इमोशन से एक बच्चे की परवरिश होती है। इसलिए अगर महिला शक्ति अगर आगे बढ़ती है तो मुझे लगता है वास्तव में देश आगे बढ़ता है। इसलिए हमने स्टार्टिंग हमारी पिछले 6 इंस्टीट्यूशन गर्ल्स से की है। लेटर ऑन हमने फील किया कि नहीं, जमाना और परिस्थिति बदल रही है, तो उसके बाद 8 कोएड कॉलेज भी एस्टेब्लिश किए गए, और इस तरह से 6 और 8 14। और 10 साल पहले हमारी यूनिवर्सिटी आ जाती, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी, जहाँ करप्शन है, जहाँ पैसे लेने के बाद में भी कोई काम की गारंटी नहीं है, वहाँ हमारे को संघर्ष करना पड़ा। हमारी आज भी 6 साल से फाइल पड़ी हुई है जिसमें सब इंस्पेक्शन और सारा काम हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि पॉलिटिकल बेस नहीं है, इसलिए वो यूनिवर्सिटी आ नहीं पा रही। 10 साल पहले यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, सारी फैसिलिटी, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। तो मुझे लगता है कि हमारे को वास्तव में संघर्ष करना पड़ता है, पर मुझे अच्छा लगता है कि ईश्वर शायद कुछ ज़्यादा मजबूत बनाना चाहता, कुछ मुझसे ज़्यादा बड़ा काम कराना चाहता है, इसलिए वो अधिक संघर्ष दे रहा है। सो मैं एक तो ये कोशिश इस साल के लिए हमारा, जैसे आपने पूछा क्या एजेंडा है, तो ये एजेंडा है कि हर बच्चे के अंदर ऐसी जोश पैदा कर दूं, ऐसा जुनून पैदा कर दूं कि उसके अंदर ये सूझबूझ आ जाए कि मुझे जीवन में संघर्ष करना है, कुछ बड़ा करना है, और मुझे अपना स्टार्टअप करना है। और इसके लिए जो सबसे बड़ा टूल जो आज की परिस्थिति में है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। छोटी सी टेक्नोलॉजी, छोटा टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी पे स्पेशलाइजेशन करके 10 आदमियों को एंगेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और मुझे लगता है उसमें जो मज़ा आता है, उसमें जो ऑटोनॉमी होती है, आप रात को 12-12 घंटे भी पूरी रात जग कर भी काम कर सकते हो, और आज दिल करे तो आप पूरे टाइम आराम कर सकते हो, 4 दिन के लिए बाहर जा सकते हो। मुझे लगता है ये ऑटोनॉमी होती है, इसे कहते हैं ऑटोनॉमी, दिल की सुनना और गुलामी नहीं करना। मैं ये पूर्ण स्वतंत्रता युवाओं को देना चाहता हूँ, और लगता है कि इसके लिए सही रास्ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस साल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत मॉड्यूल बनाए, हमारा बहुत रिसर्च वर्क चल रहा है। इस बार स्टार्टअप के लिए हमने प्लान लेकर आ रहे हैं, हम उसको बनाते जा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो युवा लोग हैं इनकी सोच निश्चित रूप से बदलेगी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो किसी ने भी नहीं की, जो आज सबसे बड़ी समस्या है, 30-40% बच्चे जो है अल्कोहल लेने लगे हैं, ड्रग्स लेने लगे हैं, उस पर किसी ने बात ही नहीं करी। हमारे वैल्यू सिस्टम कहाँ है? वैल्यू सिस्टम तो एजुकेशन की बुनियाद है, उस वैल्यू एजुकेशन पे तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और मेरा पूरा फोकस है उसके लिए। मैंने करीबन 10 किताबें, जिसमें चाहे अष्टावक्र गीता हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, जो हमारी जो ये किताबें जिनको 5000 साल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारी जड़ें हैं, इसमें संस्कार है, इसमें वैल्यूज़ है। मैंने उसके ऊपर भी ज़बरदस्त काम किया, और अपनी मौलिक रचना, जिसमें मैंने हर बुक के बाद में लिखा इस संजय की नज़र से, उस संजय की नज़र से नहीं जो 5150 साल पहले का था, वो संजय जो आज टेक्नोलॉजी आज देख रहा है, इंटरनेट को देख रहा है, मोबाइल को देख रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख रहा है, इस संजय की नज़र से उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, उसमें मौलिकता लेकर आए। उसे युवाओं की भाषा में लिखा गया, उसे इंग्लिश में लिखा गया, उसको सरल भाषा में लिखा गया, और उसे कोर्स बनाया गया ताकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे उनको भी एथिक्स को भी सीखे।
क्योंकि मुझे लगता है विद्या विनय सिखाती है, और विनय आदमी में काबिलियत लाता है, पैसा कमाने की नहीं, पैसा खर्च करने की। कमाना आसान है, आपको 20 लाख का पैकेज मिल जाएगा, पर वो 20 लाख खर्च करना भी आना चाहिए। वो 20 लाख खर्च करना नहीं आया तो रिलेशन ब्रेक करेंगे, हेल्थ खराब करेंगे, मनी खराब करेंगे, करियर खराब करेंगे, जॉब खराब करेंगे, बिजनेस खराब करेंगे। मुझे लगता है पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पैसे का उपयोग करना, और वो उपयोग करना सिखाते ही है एथिक्स, वैल्यूज़, जिस पे आज सबसे कम ध्यान दिया जा रहा है। तो एक एजेंडा सर उस पे है। मे आई ऐड समथिंग टू दिस। मैं खुद एक रिसर्च एथिक्स का प्रोफेसर हूँ और साथ में बिजनेस एथिक्स भी पढ़ाता हूँ, और मैं समझ सकता हूँ कि आप जिन वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं उन वैल्यूज़ के बिना एजुकेशन सिस्टम जो है वो अधूरा है। इट्स अ हॉलो फाउंडेशन विदाउट एथिक्स, विदाउट वैल्यूज़। जी। सो वैल्यूज़ की तो अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और अगर वैल्यूज़ नहीं है तो एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉन एग्जिस्टेंट। तो मेरे ख्याल से पहले भी ये बात हो चुकी है कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने अपने करिकुलम में इसको ऑलरेडी एम्बेड कर लिया है, बट उसको कितनी यथार्थता के साथ में हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं वो एक देखने वाली बात है। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर ऑल द इंसाइटफुल। सर ये जो वर्ड बोला ना थैंक यू, काश अगर आज ये भी सीख कर चल जाए तो ये भी विनय लेगा। और मैं तो थैंक यू के ऊपर किताब लिखा हूँ कि अगर थैंक यू बोलना आ गया तो पॉजिटिव एनर्जी अंदर आती है, सॉरी बोलने आ गया तो नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। सारा खेल एनर्जी का है, वी ऑल आर द एनर्जी। सो थैंक यू सो मच। एक बार ताली बजा जी, थैंक यू सीख कर जाइए। थैंक यू वेरी मच। आज अपनी माँ को, अपने बाबूजी को, सूर्य को, चंद्रमा को, पेड़ को, पहाड़ को, सबको धन्यवाद बोलिए, और देखिए आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है और उसी से सृजन होता है। Thank you very much, sir. Thanks a lot. Now I will just move on to our fourth panelist, Shri Narendra Singh Rawat ji, जो कि